पहचान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में अलग अलग दिन हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से होती है विस्तार से चर्चा। आज हम कुछ खास ऐसे विषय लेकर आए हैं जो सीधे सीधे आपके रोजगार और आपकी आर्थिक उन्नति से जुड़े हुए हैं। इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आपकी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आप विषय से जुड़े हुए सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो आइए बता दें आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज बातचीत की जाएगी कृषि शिक्षा एवं पशु चिकित्सा में मुख्य रोजगार के अवसर पर, साथ ही खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में भी आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी सेट की आवाज़ बंद रखें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। नोट कर ले ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संजीत शर्मा, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार के। बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके साहू, विभागाध्यक्ष कृषि अभियांत्रिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और रोजगार के अवसरों की हम बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि जो कृषि शिक्षा है एवं जो पशु चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें किस तरह के मुख्य रोजगार के अवसर इस वक्त युवाओं के लिए हैं। तो बताएं डॉक्टर शर्मा। कृषि शिक्षा एवं पशुपालन में बहुत वेरीड, बहुत बड़ा डाइवर्स रोजगार इसमें उपलब्ध हैं। और जो भी कृषि एवं पशुपालन यानी पशुपालन में वेटनरी साइंस, जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं वो BVS से NAH का कोर्स करते हैं, जो कि 5.5 साल का होता है। इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। जो भी स्नातक वेटनरी साइंस करके निकलते हैं उनके लिए 4 तरह के मुख्य रोजगार उपलब्ध हैं। जैसे पहले तो हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें पशु चिकित्सक की पोस्ट निकलती हैं और काफ़ी कैपेसिटी में जो है पोस्ट एडवर्टाइज की जाती हैं। दूसरा है जैसे हमारे आर्मी में हो गए, इसके अलावा BSF में हो गए, ITBP, CRPF, SSB, इवन दिल्ली पुलिस, इस तरह की जितने भी जो एजेंसीज हैं जो कि बॉम्ब स्क्वाड में डॉग्स के लिए करती हैं, या कोई भी नारकोटिक वगैरह कोई एयरपोर्ट पे डिटेक्ट करना हो, कहीं पे भी कोई ऐसा जरूरत पड़ती है तो डॉग स्क्वाड को लेकर के वहाँ पे एक वेटनरी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर दूसरे छोटे एनिमल्स के लिए हम जाएंगे तो कुछ लेबोरेटरी एनिमल्स की होती है जो कि रिसर्च के लिए, जैसे हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, वहाँ पे जहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ या
कोई भी हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे अगर रिसर्च होगी तो वहाँ पे लेबोरेटरी एनिमल्स पे रिसर्च की जाती है। तो जहाँ पे भी लेबोरेटरी एनिमल्स रखे जाएंगे वहाँ पे भी एक वेटनेरियन की पोस्ट आवश्यक रखनी जो है आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट सेक्टर से हट करके अगर हम प्राइवेट में आते हैं तो सबसे पहला जो आता है आज की डेट में जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, प्राइवेट प्रैक्टिस में जितने भी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, और इवन आजकल जो छोटी छोटी सिटीज़ में भी जिस तरह से लोगों में एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, तो एक कंपेनियन एनिमल डॉग या कैट को जो है रखते हैं। और इसके लिए फिर उनको भी पशु चिकित्सा की, वैक्सीनेशन की और उनकी प्रॉपर फीडिंग और जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए वेटनेरियन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। तो गवर्नमेंट और इसमें जा करके फिर हम आते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उनके अंदर भी जा करके रिसर्च में जाएंगे। जो भी फार्मेसी या MSc और फार्माकोलॉजी में जो करते हैं उनका रिसर्च में उसमें योगदान होता है। बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे विकल्प आज के युवाओं के पास है। इन विकल्पों के बारे में भी और विस्तार से जानेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा और पशु चिकित्सा से जुड़ी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं जो युवाओं को सीधे कृषि से जोड़ रहे हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। बता दें कि इस समय देश में करीब 63 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं। इन संस्थानों में शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हैं। ये युवा कृषि में नए सुधार और विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें उन्नत कृषि यंत्र, कम पानी वाले क्षेत्रों में भी भरपूर पैदावार लेने की विधियां आदि शामिल हैं। खेती के साथ स्वरोजगार की परिकल्पना को भी पूरा किया जा रहा है। युवा शिक्षा के दौरान ही एग्री स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें सरकार भी उनका भरपूर सहयोग कर रही है। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी रोजगार के अच्छे अवसर हैं। सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है। बता दें कि किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रत्येक 1 लाख पशुधन आबादी के लिए 1 MVU यानी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की दर से योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। कुल मिलाकर कृषि और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार के भरपूर अवसर हैं। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी रोजगार के अवसर पर किस तरह से कृषि शिक्षा और पशु चिकित्सा से जुड़े हुए बहुत सारे विकल्प आज के युवाओं के पास हैं। आगे बढ़ते हैं और खेती में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहू, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी खेती है, हमने देखा है कि साल दर साल इसमें काफ़ी उन्नति होती जा रही है कृषि क्षेत्र में और बहुत ही अच्छा उत्पादन हम कर रहे हैं। एक समय था जब हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे और उससे हम आज इस स्थिति पर पहुंच गए कि आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन इसके बावजूद उत्पादकता बढ़ाने पर अभी भी जोर देना बाकी है। तो ऐसे में ये जो आधुनिक यंत्र है, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? धन्यवाद। सभी हेलो किसान के दर्शक जितने हैं, सभी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के तरफ से स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले आप जो रिपोर्ट देख रहे थे उसमें ड्रोन उड़ रहा था जी। उसमें कई मशीनें काम कर रही थी, क्योंकि वो जमाना गया जो बैल के पीछे किसान जो खेती करना, वो जमाना और नहीं रहा है। और एक चीज़ तो आप देखे होंगे, कोई डॉक्टर है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है।
इसके लिए मैं 2 कारण आपको बताऊंगा। एक तो कारण ये है, यही समझते हैं कृषि का जितने भी कार्य हैं वो काफ़ी कठिन होता है और उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, और साथ साथ एक जो कहा जाता है सेल्फ प्रेस्टीज, जो थोड़ा सा आपको ये अगर समझाया जाए, जिस काम में आदमी को लगे ये काम करने में मुझे गर्व महसूस होना चाहिए, और ये खेती का काम अगर कोई यंत्र के जरिए होता है तो किसान को ये गर्व महसूस होती है। तो यही एक सोचा गया है जो कृषि अभियांत्रिकी, उसी के जरिए किसान का आत्मसम्मान बढ़ाना और साथ साथ समय पर काम करवाना। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका नारा था किसान की आय दुगुना करना है, वो दोगुना करने के लिए 2 तरीका अपनाया जाता है। एक तो ये होता है कम लागत में कैसे उतने ही जमीन से ज़्यादा पैदावार किया जाए और उसको प्रसंस्करण करके आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए जी। तो ये दोनों कार्य के लिए आपकी कृषि अभियांत्रिकी की आवश्यकता है ही। बिल्कुल। तो पहले तो ये है, अगर आपको कम समय में कम लागत में और जमीन को बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है, तो कृषि यंत्र की तो आवश्यकता है ही। और दूसरे प्रसंस्करण के जरिए, जो बिना प्रसंस्करण के जरिए किसान अगर उसको मंडी में लेकर के बेचता है तो काफी कम मुनाफा ज्यादा नहीं होता है जी। तो थोड़ा सा प्रसंस्करण करके, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्शियरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग तो कर सकता है, प्रथम तरीके से जो प्रसंस्करण होता है, प्रथम प्रसंस्करण, वो तो कर सकते हैं। तो उसके जरिए किसान की आमदनी में दोगुना क्या है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, किया जा सकता तो है। बिल्कुल। वो इजाफा सिर्फ कृषि अभियांत्रिकी के जरिए ही किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से कृषि अभियांत्रिकी के बारे में और भी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मौजूदा समय में खेती का ज्यादातर काम मशीनों से होने लगा है। इन आधुनिक मशीनों या कृषि यंत्रों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी इनकी खासी भूमिका है। आधुनिक कृषि यंत्रों से खेती का काम उत्तम गुणवत्ता का होता है। खेती में जुताई से लेकर कटाई और उसके बाद भी अनेक काम करने पड़ते हैं। इन सभी कामों में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी मशीनें और कृषि यंत्र विकसित किए हैं। मिसाल के तौर पर धान से खरपतवार निकालने के लिए कोनो वीडर, फिंगर वीडर और स्टार वीडर। कीट पतंगों या बीमारी लगने पर अक्सर दवा छिड़कने की सलाह दी जाती है। आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल महिलाएं भी आसानी से कर सकती हैं। सब्जी उत्पादन महिलाओं और किसानों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत है। सब्जी उत्पादन में पौध की रोपाई एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सब्जी रोपाई यंत्र से सब्जी की पौध को रोपने में लगने वाली कड़ी मेहनत को कम करके इस काम को जल्दी किया जा सकता है। वहीं हैप्पी सीडर की बात करें तो ये मशीन धान कटने के बाद गेहूं की बुआई में काम आती है। इस मशीन में जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर मशीन के सभी गुण हैं। इस तरह आधुनिक कृषि यंत्र खेती के काम को न सिर्फ आसान बना रहे हैं, बल्कि समय की भी बचत कर रहे हैं। जी हाँ, तो देखा आपने बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई उपरांत के कार्यों में भी खेती के दौरान कृषि यंत्रों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विस्तार से इस पर बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो आइए इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि वे इस समय BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या शिक्षा स्वरोजगार के लिए ये सही साबित हो सकता है या नहीं, जानना चाहते हैं। तो बताएं डॉक्टर शर्मा, क्या स्वरोजगार के लिए ये कोर्स बिल्कुल सही है? BSc एग्रीकल्चर जो है ग्रेजुएट्स स्वरोजगार के लिए भी, जैसे आज अभी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जो भी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आप चाहे
आजकल जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे आप छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, एलोवेरा की खेती है। नई नई जो चीज़ों की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है जिन चीज़ों की, तो उन चीज़ों को लेकर के आप छोटे से एरिया में भी स्वरोजगार आप कर सकते हैं। उसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी उसमें किया जा सकता है। इवन जो जिस तरह की खेती है, जैसे पहले हुआ करती थी कि ट्यूबवेल से ही पानी दिया जाएगा, उसको चेंज करके आजकल ड्रिप इरिगेशन और जो फव्वारे का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि पानी की मात्रा भी कम उपयोग में ली जाए। और जो बीज का है, बीज की जो प्रॉब्लम आती थी, इवन जो जैसे बीमारी लग जाया करती थी, उन चीज़ों में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। और मार्केट जिस चीज़ का डेवलप्ड हो, जिस चीज़ के लिए भी पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में किस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की आपको ये भी देखना है कि कितनी डिमांड है और उसका मार्केट कहाँ पर है, किस तरह से वो सेल में जाएगा। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अगर स्टडी करेंगे तो स्वरोजगार के लिए आप स्टार्टअप जो है शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अंकुश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी हमारे दो सवाल हैं। जी। पहला सवाल मैम ये था कि पशु चिकित्सक उसमें जाना चाहें, अगर कैरियर बनाना चाहें, तो इसमें अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट में क्या क्या चांस रहते हैं पशु चिकित्सक की, अगर करियर में बनाना चाहें तो? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल मैम ये था कि आजकल देखा जा रहा है कि मार्केट में नए नए तरीके के कृषि यंत्र आ रहे हैं और लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण के कृषि यंत्र यूज करते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी, तो इसके लिए कोई नियम है या कोई कानून या कोई सुझाव अगर डॉक्टर साहब देना चाहे बिना प्रशिक्षण? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे विपिन जी। आइए हमारे दोनों मेहमानों से इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, पहले आप जवाब देना चाहेंगे? जी, पशुपालन के क्षेत्र में जो भी वेटनरी ग्रेजुएट्स होते थे, पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब हुआ करती थी और मैक्सिमम जो ग्रेजुएट्स निकलते थे कॉलेज से वो यहीं पे जो है ज्वाइन करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो प्राइवेट में एनिमल हस्बेंड्री की और वेटनरी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैंने बताया कि एक तो जैसे क्लिनिक्स होते हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी मेट्रोज़ हैं, वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करके अगर आप MBA कर लेते हैं, MBA करने के बाद जो है सेल्स में और मार्केटिंग में दोनों में ही आप जा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो वेटनरी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वेटनरी की वैक्सीन्स बनाती हैं, और उन वैक्सीन्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्निकल सपोर्ट अगर एक वेटनेरियन प्रोवाइड करता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आप जाओगे कि रिसर्च में आप जाना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इवन आप जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी वेटनेरियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हालांकि भारत देश में वेटनेरियंस की बहुत ज़्यादा कमी है और जो गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज होती हैं वो पूरी हो भी नहीं पाती हैं। अगर प्राइवेट में और काम करना चाहें तो इसमें अपार एवेन्यूज संभावनाएं अभी मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहू, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि यंत्र तो कई तरह के हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल में लाने के लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है, तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल विपिन जी, आपके सवाल बिल्कुल लाजमी है। जी, हम तो यही देख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप अगर घर के लिए खरीदते हैं उसके साथ एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ऐसे कृषि यंत्र में जो ये अभी तक यूज़र मैनुअल वगैरह नहीं दिया गया है किसी को, पर हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो कृषि यंत्र के विक्रेता हैं, जो निर्माता हैं, वो उसके लिए बनाते हैं, यूज़र मैनुअल बनाते हैं, आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सीधी बात है, अगर आप उसको सीखेंगे नहीं, अगर आपके शिक्षण नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, उसको चलाने में मुश्किल तो साबित होगी। और दूसरी है, अभी आपने देखा होगा ड्रोन, ये ड्रोन के लिए पायलट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए पायलट हैं, ऐसे ड्रोन को उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत पड़ती है। अभी कई सारे कृषि विश्वविद्यालय वगैरह में ये ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भारत सरकार के तरफ से खोलने का विचार चल रहा है और कई जगह पर खुल भी गया है। तो उसमें अगर प्रशिक्षण लेते हैं, उनको जो सर्टिफिकेट मिलती है, उसके वजह से जैसे अभी ड्रोन में स्प्रेइंग करने का पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में
ये चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है, क्योंकि ड्रोन स्प्रेइंग में उसकी लाभकारी तो बहुत है, बहुत सारे चीजें हैं, उसको इतने कम समय में बताना संभव नहीं है। पर वो ड्रोन, जब इतने सारे ड्रोन की इस्तेमाल होगी, बहुत सारे ड्रोन पायलट की भी जरूरत पड़ेगी, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और प्रशिक्षण कई जगह पर आपकी कई सारे टेस्टिंग सेंटर हैं, और उस टेस्टिंग सेंटर में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपका तो यानी कि ये व्यवस्था उपलब्ध है, प्रशिक्षण अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, और प्रशिक्षण लेकर ही उसको चलाएं, इस्तेमाल करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, आधुनिक कृषि यंत्र आए हैं, इनको चलाने के लिए शिक्षित होना किसान को अनिवार्य है कि अशिक्षित के चांस है? किसान तो वैसे अशिक्षित भी ज्यादा होते हैं, खेती में तो माहिर होते हैं, मुझे आधुनिक मशीनें चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है कि अशिक्षित? जी आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर साहब। थोड़ा सा सवाल मुझे अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दिया। जानना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी जब वो कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ बताना चाहें। अभी कुछ देर पहले हमने यही चीज बताए थे, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसमें इतना ज्यादा शिक्षण की भी आवश्यकता नहीं है, और प्रशिक्षण आपकी जो कृषि यंत्र के निर्माता है वो दे देते हैं। नहीं तो कई सारे जो आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, सभी राज्यों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, और कस्टम हायरिंग सेंटर में ये सब चीजें बताया जाता है किस तरीके से आपको कोई भी मशीन हो, क्योंकि हर मशीन का अलग अलग तरीके से उसको चलाना है। तो ये सब प्रशिक्षण तो जरूरी है। बिना प्रशिक्षण से, हम अभी भी यही कह रहे हैं, बिना प्रशिक्षण से मत चलाइए। जी जी बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इसमें आज हम कृषि शिक्षा और पशु चिकित्सक से जुड़े हुए रोजगार के अवसरों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कृषि यंत्रों की उपयोगिता के बारे में भी बातचीत जारी है। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। ये निवेदन है
कि सीड ड्रिल कृषि यंत्र से बुआई करने के बाद कृषि यंत्र सीड ड्रिल से बुआई करने के बाद वर्षा हो गई और मिट्टी की परत उसके ऊपर बीज के ऊपर जम गई और वो हवा चलने के कारण या जो भी हो तो सूखने के कारण अंकुरण उसका हुआ होगा, किंतु वो धरती के ऊपर नहीं आ पाया और बीज जो है बेकार चला गया, मोटी परत जम गई होगी या जो भी हुआ हो, तो बीज हमारा पूरा सदुपयोग नहीं कर पाए। तो क्या बीज को हम किसी प्रकार सीड ड्रिल का उपयोग करके क्या बीज को हम संपूर्ण बीज सदुपयोग कर सकते हैं? कोई विधि है क्या? धन्यवाद। बताएं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आपकी उसके ऊपर एक परत जम गया, वो क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया, उसके वजह से जो है अंकुरण ऊपर नहीं आ रहा है। उसके लिए एक छोटी सी तरीका है। एक तरीका ये है, जो कांटेदार कोई भी रोलर है उसको चला देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉड ब्रेकर। क्लॉड जो है, क्लॉड मतलब परत जो है उसको क्लॉड कहते हैं। क्लॉड ब्रेकर के लिए आप उसके ऊपर अगर चला देंगे, उसके लिए कई सारे यंत्र, कृषि यंत्र उपलब्ध है। नहीं तो आप देखे होंगे जो खरपतवार निकालने के लिए, उसके लिए भी दांता वाला कोई भी रोलर है, उसके ऊपर चला दीजिए, वो थोड़ा सा परत जो है टूट जाएगा। टूट जाने के बाद आपकी अंकुरण ऊपर निकल आएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। और दूसरी तरीका है, अगर आप देख रहे हैं पहले से परत जमी हुई है और वो अंकुरण नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा बुवाई करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे कि इस आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि लोग स्वरोजगार की तरफ काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टार्टअप्स का ज़माना है और ऐसे में कृषि स्टार्टअप्स की भी भरमार हम देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई युवा है जो कि कृषि स्टार्टअप से जुड़ना चाहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कृषि स्टार्टअप के जरिए जैसे जुड़ना चाहते हैं, तो कृषि और पशुपालन दोनों हमेशा साथ के साथ में चलते हैं जी। जैसे जो भी फार्मिंग है, जो भी खेती कर रहे हैं, जिस भी फसल की बुआई कर रहे हैं, उसके साथ में अगर वो डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं या पोल्ट्री फार्मिंग कर लेते हैं या गोट्री अगर बकरी पालन करते हैं, तो जैसे जैसे वो डाइवर्सिफाई करते जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं, चाहे डेयरी का जैसे मिल्क की डिमांड है या वूल की डिमांड है या मीट की डिमांड है, इवन पोल्ट्री सेक्टर में जैसे अंडे की और मीट की डिमांड है, इनकी डिमांड जो है पूरे साल रहती है। और इंडिया में तो दूध की बेशक नंबर 1 प्रोडक्शन होते हुए भी दूध की कमी ही रहती है। तो इसके साथ साथ अगर कृषि के साथ साथ अगर कोई भी पशुओं की एक्टिविटी, चाहे वो बकरी पालन हो चाहे वो मुर्गी पालन हो, इनमें से कोई भी एक्टिविटी को करते हैं, अगर वो 2 गाय भी रख लेंगे, तो आज की डेट में जितने भी देसी गाय हैं उनके दूध की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और देसी गाय का दूध जो है वो क्योंकि A2 मिल्क रहता है, और जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या शुगर की बीमारी हो गई या कोई जितने भी इस तरह के रोग होते हैं, उनसे वो हेल्प करता है। और जो लाइट होता है, बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ सही रहेगी और पैसे जो है पशु उससे जो है उसको कोई कमी नहीं रहेगी। तो कृषि एवं पशुपालन को दोनों के दोनों को अगर कोई साथ में लेके चलता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुनाफा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव आपने दिया हमारे युवाओं को। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अमरेंद्र जी इस वक्त बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हमारा सवाल डॉक्टर साहू करते हैं। जी बताएं। कि हम लोग जो छोटा छोटा यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, छोटा छोटा साइज का वो कृषि यंत्र, जैसे यानमार कंपनी का है या कुबोटा का है, किसी का भी, जो बहुत छोटा है जिसको किसान खरीद सके, अफोर्डेबल हो, तो उस तरह का मशीन हम लोग के क्या भारत में उपलब्ध है क्या? जी बिल्कुल अमरेंद्र जी। मशीन जो है वैक्यूम वाला आता है, वो गैस पार्डो करके आता है, वो तो बहुत महंगी लगती है, वो सबके लिए संभव नहीं लेना। वो जो वैक्यूम से बीज की बुआई करता है, लेकिन छोटा यंत्र जो हम देखते हैं जिससे प्लांटेशन का भी काम होता है और बीज बोने का भी काम होता है, क्या वो उपलब्ध है हमारे भारत में? कृपया इस पर जानें। अमरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ जो पूसा संस्थान में, हम छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान तक भी काम करते हैं। आपने बड़े मशीन भी देखे हैं और यहाँ पर कुछ छोटे किसानों के लिए भी कई सारे मशीन, यूट्यूब में तो आपने देखे होंगे,
और साथ साथ कुछ ऐसे मशीन भी कई सारे जगह पर डेवलप है। अगर आप जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में जानते हैं, उनके वेबसाइट के जरिए आजकल तो सभी किसान जागरूक है और स्मार्टफोन वगैरह लेकर के वो यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ऐसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो वेबसाइट है उसमें जाइएगा, और जो जो बुवाई करने के लिए आपने कहा ना न्यूमेटिक प्लांटर बहुत महंगी है, क्योंकि न्यूमेटिक जो है आपकी वैक्यूम के जरिए वो सीड की बुवाई होती है, उसको तो कम पैसे में होगा नहीं। तो हम उसके बदले में मैनुअल प्रिसीजन प्लांटर डेवलप कर रखे हैं। एक सिंगल रो की है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और साथ साथ हम ये करने के बाद, क्योंकि कृषि यंत्र जो है किसान तो अकेले नहीं बना सकता, तो कृषि यंत्र निर्माता जो है उनके साथ हम टाई अप करते हैं, उनको हम कमर्शियलाइज के लिए उनको देते हैं और वो कमर्शियलाइज करके बेचते हैं। तो आपकी गुजरात की राजकोट करके एक जगह है, वहाँ पर कई सारे बुवाई के यंत्र वो उपलब्धता वहाँ पर है, वो बेचते हैं। और आपकी बिहार में अगर आप RPCU पूसा एक है समस्तीपुर में, वहाँ पर एक जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज है, उसमें भी वो लोगों ने छोटे मोटे कई सारे मशीन डेवलप किए हैं। आपके पता नहीं आपके जगह से वो कितना दूर है, समस्तीपुर में कई सारे काम हुआ है, आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा। उसमें अगर आपको कोई अच्छा लगे, हो सकता है वही बिहार में कोई कृषि यंत्र का निर्माता उस सब बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें दिक्कतें क्या आती है, कृषि यंत्र निर्माता अगर कोई नया मशीन बनाने के लिए सोचते हैं, वो पहले मार्केट देखते हैं, कितना मार्केट है। आपको तो अच्छा लगा, पर हो सकता है उनको मार्केट अगर नहीं मिलेगा तो उसमें पहले पहुंचते नहीं है। इसीलिए आपकी जो विश्वविद्यालय हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ये सब आपको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल अमरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं पशु चिकित्सकों के रोजगार से जुड़े अवसरों के बारे में, साथ ही बात हो रही है कृषि यंत्रों के बारे में भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशु चिकित्सक है, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बताया कि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज के हर तबके में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन खासतौर पे किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो किसानों तक इनकी पहुंच बने और जो ज़रूरतें हैं वो तमाम पूरी हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अभी फ़िलहाल भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो मोबाइल वैन है एट द डोर स्टेप। जो भी पशुपालक भाई है उसके घर पर जो है डॉक्टर प्लस में दवाइयों की सुविधा सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दी गई हैं पूरे भारत देश में। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 मोबाइल वैन्स आ गई हैं और इसमें क्या होता है कि जो वेटनेरियन प्लस में साथ में सारी दवाइयाँ और असिस्टेंट साथ में रहता है। अच्छा। और वहीं पे जा कर के उसका डायग्नोस किया जाता है और उपचार मतलब छोटा मोटा एक उसमें डायग्नोस्टिक लैब की भी सुविधा होती है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की कोई ब्लड
टेस्ट करने की ज़रूरत है, कोई ब्लड प्रोटोजोआ की कोई बीमारी तो नहीं है, वो देख करके, ताकि उसका सही उपचार किया जा सके। इसके अलावा जो है सभी जितने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं भारत सरकार के, चाहे वो एफएमडी का है, ब्रुसेलोसिस का है, या आजकल जैसे लंपी स्किन डिजीज़ की आई थी उससे रिलेटेड जो वैक्सीनेशन था, वो सारा पशुपालक के घर पर ही किया जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आजकल इनकी पूरी प्रॉपर टैगिंग की जाती है और रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एनिमल ओनर का भी और एनिमल का भी, साथ में पूरा डाटा जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। और इसकी जानकारी आप इजीली जो है पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का या एक गांव का या ब्लॉक का इजीली उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक अच्छी संभावना रोजगार की भी है, पशु चिकित्सकों के लिए भी और उनके सहायकों के लिए भी। तो उन्हें किस तरह की अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी जो है उन्हें पूरी करनी पड़ती है? देखिए, आजकल जो नया जो प्रोग्राम है जिसमें टैगिंग और वैक्सीनेशन का है, टैगिंग और वैक्सीनेशन से जो ऐसे कई बच्चे हैं जो जिनको कोई रोजगार नहीं मिल पाया या जो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की तरफ से उनको हम लोग ट्रेन करते हैं। ट्रेन करके वो उनको हम जैसे कोई भी डेयरी फार्म है या कोई भी गांव है, वहाँ पे एक एक एनिमल को टैग किया जाता है और टैग करके फिर वो उस टैगिंग को डाटा एंट्री भी करते हैं। आजकल तो जो मोबाइल ऐप आ गया है, पशुधन मोबाइल ऐप, उसके ऊपर ही वो सारा डाटा अपलोड हो जाता है, जिसमें पशुपालक का नाम हो गया, पशु का जैसे पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, ब्रीड क्या है और उसकी एज क्या है, वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है, और उसकी पूरी डिटेल्स को अपलोड करके नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट जो है वो निकल आती है। और वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट उसको पे करती है। उसके लिए वैक्सीनेशन का भी उसको चार्ज मिलता है, टैगिंग के लिए भी मिलता है और डाटा एंट्री का भी उसको जो है मिलता है, और ये पूरा जो है उसके अकाउंट में जाता है। इसमें कोई बीच में वो उसको गड़बड़ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी संभावना बनके उभर रही है उन लोगों के लिए जो पशु चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगला एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। उमेश सिंह जी भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ है। जी उमेश जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी उमेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि हमारी गाय भैंसों बच्चों के। जी उमेश जी, आपकी आवाज हमें बहुत ही धीमी मिल रही है और कट कट के आवाज आ रही है। कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हेलो। हाँ जी उमेश जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। अच्छा, वो कह रहा हूँ। हेलो जी जी बताएं। हेलो, गाय बच्चों के पास जी, गाय भैंस अगर बीमार हो जाए तो क्या करे, ऐसा कुछ सवाल आपका हमें समझ में आया है। जी डॉक्टर शर्मा, कुछ सुझाव आपका? जी देखिए, कोई भी बीमारी है उसका प्रिवेंशन सबसे बेस्ट तरीका होता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहावत है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पशु को अगर आप सही तरह से उसकी साफ़ सफाई रखते हैं, पूरी हाइजीन और सैनिटेशन का सही तरह से उपयोग किया जाता है आपके उसमें पशुपालन में, हाउसिंग उसकी ठीक ठाक है, वेंटिलेशन उसको प्रॉपर है, उसके अलावा उसकी साफ़ सफाई रखने के बाद आप टाइम पे आप वैक्सीनेशन कराते हैं। जैसे कोई भी बरसात का मौसम है तो उसमें गलघोटू की बीमारी के लिए वैक्सीनेशन होता है, एफएमडी का वैक्सीनेशन साल में 2 बार किया जाता है, लंपी स्किन डिजीज़ है उसका वैक्सीनेशन है, ब्रूसेला है उसका वैक्सीनेशन है। अगर कोई भी बीमारी का वैक्सीनेशन करते हैं, इसके अलावा आप जो भी जैसे मेस्टाइटिस वाली प्रॉब्लम है और जो दूसरी डिजीज़ आती हैं, वो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं अगर आप प्रॉपर प्रबंधन करते हैं तो उन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। तो उनकी टेक्निक्स को आप समझ लीजिए। कोई भी आपके पास में नज़दीकी पशु चिकित्सालय है, वहाँ से पशु चिकित्सक से आप संपर्क करके कोई भी आपकी समस्या उसका आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है कृष्ण कुमार सिंह जी ने औरंगाबाद बिहार से। ये जानना चाहते हैं कि छोटे किसानों के लिए धान की रोपाई करने के लिए कोई छोटी मशीन है क्या? अगर है तो इसकी कीमत क्या होगी? जी डॉक्टर साहू। धान के रोपाई करने के लिए ट्रांसप्लांटर जो है उपलब्ध है, और छोटे किसान के लिए जो मैनुअल ऑपरेटेड आदमी जैसे खुद चला सकते हैं उसी तरीके का ट्रांसप्लांटर उपलब्ध है। पर हम आपको ये और एक सुझाव देते हैं, जैसे ट्रांसप्लांटिंग में
चाहे कैसे भी हो उसमें लागत ज़्यादा लगती है और खेत भी आपकी जो पौधे तैयार करने के लिए कुछ खेत छोड़ना पड़ता है। उसके बदले में हम आजकल प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडिंग की बात करते हैं। प्री जर्मिनेटेड मतलब आप थोड़ा सा अंकुरण हो उसको अगर कीचड़ के ऊपर पंक्तियों में डाल दिया जाए, वो ट्रांसप्लांटेड राइस की जिस तरीके के पैदावार देता है उसी तरीके का पैदावार ये प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर देता है। और प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और आप अगर ट्रांसप्लांटर के लिए जाना चाहते हैं, ट्रांसप्लांटर भी आपके 2 पंक्तियों में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए भी है, 4 पंक्तियों में करने के लिए है, पर 4 पंक्तियों में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए एक आदमी के जरिए नहीं हो पाएगी, 2 आदमी उसको खींचना पड़ेगा। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कीचड़ के ऊपर कोई भी मशीन खींच करके ले जाने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उसका कीमत जो है आपकी 12-15 हज़ार के अंतर्गत होगा। क्यों कई सारे राज्य में उसकी सब्सिडी भी है। सब्सिडी का जो अमाउंट होता है वो 40% जो प्राइस होता है उसका 40% तक मिलता है किसी जगह पर, मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके का, क्योंकि आप बिहार से है, मैं यहाँ दिल्ली में बैठ करके मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपके वहाँ ट्रांसप्लांटर कितने कीमत में उपलब्ध होगा। उसके लिए आपको जो ब्लॉक की जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर है, एग्रीकल्चरल इंजीनियर अगर है, वो अच्छी तरीके से आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको सब्सिडी मिलेगा और कहाँ से आपको खरीदना है। ये आसानी से मिल जाएगी, ट्रांसप्लांटर भी मिलेगी। पर हमारा सुझाव ट्रांसप्लांटर के साथ साथ अगर आप प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर, प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडिंग के लिए अगर आप सोचते हैं तो उसको भी इस्तेमाल करके एक बार देख लीजिएगा। बिल्कुल। तो कृष्ण कुमार जी, जान लिया आपने कि किस तरह से आप धान की रुपाई के लिए जो छोटे यंत्र होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी जबलपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। जी मैम, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी मैम, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सी नस्ल की गाय अच्छी रहेगी। जी डॉक्टर शर्मा। जी मुख्य रूप से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारी देसी गाय हैं उनको ही आप इसको पशुपालन के लिए प्रयोग में लें। अगर जो सब अच्छे जो दूध वाली गाय हैं उनमें गिर नस्ल की गाय है, थारपारकर है। अगर इस इलाके में थोड़ा इस तरफ आएंगे तो आपको कांकरेज भी मिल जाएगी। तो इन गायों का आपके साउथ में अगर बात करें तो वो अंगोल और दूसरे नस्ल की मिलती हैं। बट आपके इलाके के हिसाब से मैं मानता हूँ कि गिर नस्ल की गाय ज़्यादा बेहतर रहेगी और उसका दूध भी अच्छा होता है और फ़ायदेमंद है और उसको प्रैक्टिस करना भी ठीक रहता है। ज़्यादा जो बीमारी हैं उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी होती है। ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग के जो रुकती नहीं है, बार बार समस्या आती है, उस तरह की समस्याएं भी कम होती हैं बनस्पत की जो आपके होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी नस्ल की गाय होती हैं। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, जान लिया आपने कि किस तरह से आप देसी नस्ल के गायों का चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है कमलेश जी ने और ये जानना चाहते हैं कि ट्रैक्टर खरीदने में क्या कोई सब्सिडी है क्या? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर खरीदने में सब्सिडी है। और पर उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो आपको जो ब्लॉक लेवल में जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर है या एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और हर राज्य में वो सब्सिडी का जो है मात्रा अलग अलग होता है। उसमें कुछ राज्य में तो सेंट्रल सब्सिडी के साथ साथ स्टेट से भी कुछ सब्सिडी अमाउंट देते हैं। और ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी तो है ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। पर कितना मात्रा में मिलेगा वो आपको जो ब्लॉक लेवल में अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहू, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि खासतौर पर इस कार्यक्रम में हम युवाओं के रोजगार के अवसरों की भी बात कर रहे हैं, तो कृषि यंत्रों से जुड़े हुए किस तरह की संभावनाएं उनके पास है। खासतौर पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात आजकल हम सुनते हैं, तो इनके बारे में बताएं कि ये किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। बढ़िया बात आपने किया है। कस्टम हायरिंग, अभी कुछ पहले कॉलर जो है उन्होंने पूछा छोटे किसान के लिए छोटे मशीन की उपलब्धता क्या है। जी जी। पर कस्टम हायरिंग सेंटर से अगर हम बातें करते हैं उसमें छोटे और बड़े किसान ऐसे कुछ रह नहीं गया है। आप जैसे कस्टम हायरिंग में
ओला उबेर का मॉडल ले लीजिए। ओला उबेर जैसे आपने फ़ोन किया, वो आकर के आपको घर से उठा के कहीं किसी जगह पर है छोड़ दिया। ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर में आपने फ़ोन कर दीजिएगा। फ़ोन करने के बाद वो आकर के आपकी जो खेती में काम है वो खेती का काम कर लेंगे, और उसका जो लागत है और जो जितना उनका ये रेंट है वो आपको देना पड़ेगा, बस उसमें काम हो जाता है। उसमें आपको छोटे किसान के लिए मशीन रखने की आवश्यकता नहीं है। और रही रोजगार की बात, कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए भी सरकार के तरफ से अच्छे खासे सब्सिडी है। 2 करोड़ तक भी जो बड़े कस्टम हायरिंग सेंटर उनके लिए सब्सिडी है। उसको जो आपकी ब्लॉक लेवल पर या गांव के लेवल पर एक एफपीओ वगैरह बना के, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के या कोई कोऑपरेटिव बना के आप उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के बाद सब्सिडी के साथ कुछ तो लागत आपको लगाना पड़ेगा। लागत लगाने के बाद उसमें ट्रेंड मैन पावर रखिएगा। ट्रेंड, मेरा यही कहना है, पहले एक सवाल था प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या, तो आप अगर ट्रेंड मैन पावर रखेंगे वो आपको कुछ कमा के देगा। आपकी कस्टम हायरिंग जो मशीन जहां भी जाएगा कस्टम हायरिंग में कमा के देगा, और उसमें दोनों का फायदा है। जो हम कहते हैं ना, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी है और किसानों के लिए है। गाड़ी चढ़ने के लिए आपको गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको किराए पर आपको ट्रैक्टर भी मिल जाएगा, मशीन भी मिल जाएगा। पर आजकल ये भी देखा गया है कुछ किसान अपने पास ट्रैक्टर है, मशीन नहीं रखना चाहते। उसके लिए भी हम कहते हैं लाइब्रेरी मॉडल। लाइब्रेरी मॉडल में जैसे आप लाइब्रेरी मॉडल के बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहू आपसे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। जगदीश सिंह जी बूंदी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जगदीश जी बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जगदीश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर साहू, आप बता रहे थे कस्टम हायरिंग सेंटर के लाइब्रेरी मॉडल के बारे में। हाँ, लाइब्रेरी मॉडल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ मैडम। जैसे लाइब्रेरी में हम जाते हैं, अगर कोई किताब ज़रूरत है वो किताब को ले आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद उसको वापस कर देते हैं और वो 1 दिन 2 दिन जितना आपने रखा है उसके हिसाब से पैसा लाइब्रेरी में जमा कर देते हैं। ऐसे अगर किसान के पास खुद का ट्रैक्टर है और खुद ट्रैक्टर चला सकते हैं तो जा करके कस्टम हायरिंग सेंटर से जो मशीन आवश्यक है, अगर बुवाई के लिए आवश्यकता है वो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड ड्रिल, प्लांटर जो भी चाहिए वो ले लीजिएगा। अगर ज़मीन तैयार करने के लिए ज़रूरत है उसके लिए चाहे आप प्लाव ले लीजिए, डिस्क प्लाव ले लीजिए या एमबी प्लाव ले लीजिए या कल्टीवेटर ले लीजिए, जो भी चाहिए वो ला करके अपना काम कर लीजिएगा। अपने काम करने के बाद उसको वापस कर दीजिए और घंटे के हिसाब से उनको दे दीजिए। उसके लिए मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जी। इसको हम लाइब्रेरी मॉडल कहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और इसी तरह से बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कृषि शिक्षा और पशु चिकित्सा में रोजगार के अवसर पर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कृषि यंत्रों के बारे में भी बातचीत जारी है। अगर आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, या फिर ईमेल व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सुरेश पाटिल जी बेलगांव कर्नाटक से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार, बताएं। थोड़ा हमारा पशुपालन है, पशुपालन जी। हाँ, पशुपालन में क्या होता है, 3-4 लैक्टेशन के बाद थोड़ा 2-3 के बाद ब्याने के बाद मिल्क फीवर आता है, तो उसके लिए पहले क्या तैयारी करें? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर शर्मा, क्या सुझाव होगा आपका? मिल्क फीवर जो बीमारी है मुख्य रूप से ब्याने के बाद होती है गाय में, भैंस में। और इसमें क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम का लेवल जो है बिल्कुल कम हो जाता है। पशु एकदम निढाल हो जाता है और एकदम ऐसे गर्दन मोड़ करके बैठ जाता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो ये होता है, जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बॉटल होती है या जो मैग्नीशियम और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का कॉम्बिनेशन वाली बॉटल होती है, वो इंट्रावेनस दी जाती है। और इंट्रावेनस देने के जस्ट 15 मिनट के अंदर ही पशु जो है खड़ा हो जाता है और चारा भी खाना शुरू कर देता है। ये इतना फास्ट जो है ट्रीटमेंट है और इतनी जल्दी इसमें पशु स्वस्थ होता है। लेकिन इसका प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जैसा उन्होंने पूछा है। प्रिवेंशन में आप कैल्शियम की कमी जो है पशु के अंदर होने नहीं देना है, और वो होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। उसके लिए ब्याने से पहले आप मिनरल मिक्सचर या कोई भी कैल्शियम का जो सिरप है वो रेगुलर उसको 1 महीने तक लगातार देते रहें। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी ऐसे मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि उसके विटामिन की और कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। क्योंकि आजकल का जो सॉइल है वो डेफिशिएंट है इन मिनरल्स के अंदर, और इसलिए हमें अलग से सप्लीमेंट करने की, अलग से उसको पशु को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप ब्याने से पहले ही सारा जो है इसको देना शुरू कर दें। ब्याने के बाद कोई भी जैसा इस तरह का कैल्शियम है उसकी मात्रा आपको दिन में 2 बार करनी पड़ेगी, जिससे कि प्रिवेंट हो सकता है। और इस तरह की कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो ट्रीटमेंट में वही कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, उसके लिए आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सुरेश जी, उम्मीद है कि इस सुझाव पर ज़रूर आप आगे से अमल करेंगे और इस समस्या का हल भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहू आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की कई समस्याओं का हल कृषि यंत्रों में छुपा हुआ है, लेकिन एक ऐसी समस्या है जिसे किसान ही नहीं आम जनमानस भी उसका सामना इन दिनों करता है, वो है पराली जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है उसका सामना। ऐसे में बेहतर तरीके से पराली प्रबंधन करने के लिए किस तरह की कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं? बिल्कुल, कभी कभार ये लगता है, जैसे पहले ये बताया गया, ये पराली जलाने का जो समस्या है ये इंजीनियर्स ने क्रिएट किया है। क्योंकि जब तक कंबाइन नहीं थी तब तक ये पराली जलाने का कभी होता नहीं था। पर कंबाइन आने के बाद ये पराली जलाने का व्यवस्था शुरू हो गया। पर हम उनको यही जवाब देते हैं, अगर कंबाइन नहीं होता, क्या आपकी इतना एरिया जो इतने बड़े एकरेज में आपकी धान और गेहूं लगता है वो संभव हो पाता? तो आपकी खाद्यान्न की जो सुरक्षा है वो कंबाइन के वजह से या कृषि यंत्र के वजह से हुआ है। चलिए, इसको अगर पराली जलाने का जो समस्या है उसको भी कृषि यंत्र के जरिए ही उसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। तो उसमें पहले तो ये हुआ, जो कंबाइन के साथ SMS सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगाने का व्यवस्था हुआ। और आजकल भारत सरकार के तरफ से ये कर दिया गया है, किसी भी कंबाइन मैन्युफैक्चरर बिना सुपर SMS लगाए कंबाइन बेच ही नहीं सकता। तो उसमें क्या होता है ना, जो आपकी पराली निकलती है वो छोटे छोटे हो जाता है। असली प्रॉब्लम ये आती है काटने के टाइम में नहीं है, कंबाइन के टाइम में नहीं है। कंबाइन के बाद जो अगले क्रॉप लेना है, अगले क्रॉप लेने के टाइम में वो विंडो बहुत छोटा हो जाता है। 15 दिन या 21 दिन के अंदर अंदर उनको दूसरे जो क्रॉप की बुवाई करनी है। तो उसी के बीच में आपकी पराली गलता नहीं है, वो ना गलने के वजह से ये सब समस्याएं आती है। तो उसके लिए कई सारे मशीन अभी बनाया गया है और उसमें कुछ रिसर्च भी चल रही है। एक तो सुपर SMS के हमने बताया है, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हमने बताया है। और दूसरी है, अभी जैसे हापी सीडर की बात चल रही थी, हापी सीडर कुछ हद तक कर सकते हैं, पर जब तक आपकी वो काट के जमीन के साथ मिला ना दिया जाए
तब आपकी ये नहीं हो पाएगी। तो दो तरीका अपनाया जाता है, हम जिसको कहते हैं इन सिटू मैनेजमेंट और एक्सिटू मैनेजमेंट। एक्सिटू मैनेजमेंट में यही होता है, वो पूरे पराली को निकाल के उसको बेल बना के, जो अभी हमारे संस्थान के तरफ से अंबाला रीजियन में वो चल रहा है, रेक और बेलर से वो गठरी बांध दिया जाता है, जिसको आपकी जो पावर जनरेशन प्लांट है वहाँ पर बेच दिया जाता है। और ये भी किसान, उसके लिए उनको पैसा मिलता है, जो गठरी बेचते हैं, बेल्स जो बेचते हैं, उसके लिए किसान को पैसा मिलता है। तो एक तो ये है निकाल के वो बेच दिया जाए। दूसरा होता है इन सिटू मैनेजमेंट, वो मिट्टी के साथ उसको मिला दिया जाए। क्योंकि हम एक नारा देते हैं, अगर आप खुशहाल मृदा स्वास्थ्य चाहिए आपको, तो उसको जितना आपने लेते हैं सॉइल से, जितना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इतना आप उसको वापस कर दीजिए। तो उसको करने के लिए आपको छोटे छोटे काट के उसको मिलाना है। कई सारे यंत्र अभी आ गया है, जैसे आपकी रोटावेटर है और आपकी डिस्क प्लाव वगैरह है, उसमें यही किया जाता है, उसको मिला दिया जाता है ये। और अभी हमारे फिलहाल हमारे संस्थान के तरफ से हम और एक पहलू लिए हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोबियल एंड मैकेनिकल इंटरवेंशन। जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे माइक्रोब्स, वो उसको फफूंदी को अगर हम उसमें डाल देते हैं तो उसमें विघटन की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। तो माइक्रोबियल इनाकुलम जो है उसको ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, साथ साथ इसको मिट्टी को पलट के उसके साथ मिला दिया जाता है। बिल्कुल, उसके वजह से ये देखा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन समय के यहाँ पर कमी है। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और डॉक्टर संजीव शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज आपने जाना कि कृषि शिक्षा और पशु चिकित्सा में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, इसके साथ ही कृषि यंत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा, जिस पर चर्चा की जाएगी विस्तार से, वो है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बात होगी आम के बागों की देखभाल के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। आपको बता दें, हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।